तो राहु आपकी एक इच्छा है, केतु आपका इच्छा को त्यागने का नाम। मंगल दोष कैसे होता है, मतलब क्या इम्पैक्ट रहता है? क्या जिन लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है, क्या वो दो शादी नहीं कर सकते? मांगलिक दोष होने की वजह से भी बहुत सी शादियां चल रही हैं। एस्ट्रोलॉजर की जो इंट्यूशन होती है और एक डेप्थ होती है उसको रिप्लेस कर सकती है एआई। एआई एस्ट्रोलॉजर का एक असिस्टेंट के रूप में काम करेगा। सर, सोने के भाव आने वाले टाइम पे थोड़े कम होंगे क्योंकि अभी तो बहुत तेजी पकड़ी है। मुझे लगता है कि गोल्ड न्यू हाइट्स पर जाने की कोशिश करेगा। कई लोग राजयोग होने के बावजूद भी वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। सो ये क्या चीज है, ऐसे क्यों होता है? कुंडली में राजयोग होने से भी ज्यादा जरूरी दशा पैटर्न होता है। शनि की दशा ना 15 से 30 साल की उम्र में मिलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे के पैदा होने के बाद आपके जीवन में कुछ नेगेटिव घट गया तो वो आपके कर्म ही तो है। कौन सी ऐसी राशियां हैं जो इस साल सक्सेसफुल होंगी और कौन सी ऐसी राशियां हैं जो थोड़ा अभी भी स्ट्रगल में रहेंगी? Welcoming you all in our podcast show Revival of Soul with Taro Himani, India's biggest entertainment and inspiration show. आज का जो पॉडकास्ट है ना वो आपकी सोच बदलने वाला है। इस पॉडकास्ट में आपको पता चलेगा कैसे आपका करियर, आपकी वेल्थ, आपकी लव लाइफ आने वाले टाइम पे कैसे रहने वाली है। सो देखिए आज का पूरा पॉडकास्ट तुषार रॉय के साथ। तो प्लीज वेलकम करिए आज के हमारे स्पेशल गेस्ट का। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया। फाइनली आज हम यहाँ मिल गए और हमें टाइम मिल गया साथ में एक पॉडकास्ट शूट करने का। जी जी, वेलकम है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। पहले तो सर आपका नाम बहुत यूनिक है, तुषार रॉय। बेसिकली मैंने देखा है एस्ट्रोलॉजर्स का जो नाम होता है वो एस्ट्रो तुषार, पंडित तुषार, आपका तुषार रॉय है। इसके पीछे का कुछ बताएंगे, आपने क्यों इतना सिंपल और डिसेंट नेम रखा है? इसके पीछे का रीजन सबसे पहले ये है कि मैं समझता हूँ जो आप सच में हैं वही दुनिया को दिखना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार का छल कपट करते हैं या किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स को करना चाहते हैं लेकिन आप उसके लिए इतने कैपेबल नहीं है exactly. और आप लोगों को वो दिखा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ छल कपट हो जाता है। बिल्कुल। अब मैं अपने नाम के आगे अगर मैं पंडित लगा लूं और मुझे वेद शास्त्र मंत्रों का ज्ञान नहीं तो मैं किस बात का पंडित? मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। अब उसके लिए मुझे अपने नाम के आगे एस्ट्रोलॉजर लगाना ये कोई जरूरी नहीं है। मेरा काम आपको बताएगा मेरा नाम क्या है। वेरी नाइस सर। इसलिए मैं कभी भी अपने नाम के आगे एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रो कभी नहीं लगाता। बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट अपीयरेंस से आपको ऐसा लगता है कि यू आर अ नॉर्मल पर्सन, बट जब आपसे कोई बात करता है तब एग्जैक्टली पता चलता है कि नहीं भाई तो बहुत ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर्स है हमारे। देखिए, मैं समझता हूँ कि आप दो चीज हो सकते हैं, या तो राहु या केतु। बिल्कुल। मैं अपने आप को कहता हूँ कि हमें केतु की तरह बनना चाहिए, सिंपल, सोबर एंड सादगीपूर्ण। क्योंकि कहीं ना कहीं आज समाज में सबके पास पैसा है, समाज में सबके पास लग्जरी लाइफ है। अगर हम आज के पिछले कुछ समय में देखें तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें सबके पास हैं, लेकिन क्या नहीं है सबके पास? शांति। वो केतु देता है। आप क्यों किसी गुरु, किसी योगी के पास जाते हैं? आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आप क्यों उनके पास जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है ये हमें शांति दे सकता है। ये गुरु, ये योगी हमें शांति दे सकता है और हम उसी के लिए जा रहे हैं। इट मीन्स वो शांति हमें केतु देता है। राहु आपको ड्रीम्स दिखाता है, केतु आपको सादगी और कहीं ना कहीं नेचर से जुड़ना सिखाता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि राहु और केतु में अगर आपको डिफरेंस करना हो कभी भी तो राहु आपकी एक इच्छा है, केतु आपका इच्छा को त्यागने का नाम है। यही दोनों में डिफरेंस होता है। और मैं इसीलिए कहता हूँ एक बात हमेशा कि राहु जहां बैठता है आप उस भाव को लेकर हमेशा भागते रहेंगे और केतु जहां बैठेगा उस भाव से आप हमेशा तृप्त रहेंगे। बिल्कुल। तृप्त का मतलब यह है कि आप उस भाव को पहले भोग चुके हो बहुत अच्छे से, इसीलिए केतु आपको इस भाव में मिला। राहु आपको इस भाव में इसलिए मिला है क्योंकि आप उस भाव को भोगना चाहते हो। कहीं ना कहीं पिछले जन्म में वो एक हमारा कार्मिक डेप्थ के लीजिए उसको, या आप बोल सकते हैं कि मेरी एक इच्छा थी कि लास्ट में जब मैं शरीर को छोड़ रहा था तो मेरी एक इच्छा थी जो राहु जिस भाव में बैठा है उस भाव को दिखाता है। और केतु जिस भाव में बैठता है इट मीन्स आपने पिछले जन्म में उस भाव को बहुत अच्छे से भोगा। इस जन्म में उस भाव की तरफ ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। यही केतु और राहु का रिजल्ट, या हम बोल सकते हैं इसको आप रेमेडी समझ सकते हैं। अच्छा।
मैंने देखा केतु और राहु से ना लोग बेसिकली बहुत डरते हैं। जैसे कईयों का राहु सेकंड हाउस में बैठा होता है तो दे फील लाइक कि हमारे को शायद बहुत फाइनेंशियली इश्यूज फेस हो सकते हैं, या हमें लगता है कि हमारी वो इज्जत नहीं हो सकती, रिस्पेक्ट नहीं हो सकती ऑल ओवर आवर सराउंडिंग। तो उनको लगता है कि यार राहु हमारा ना सब कुछ सत्यानाश कर दिया। तो ऐसा रियलिटी में होता है कि राहु इतनी बड़ी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देता है अगर सेकंड हाउस में बैठ जाता है कि आगे कुछ हो ही नहीं सकती चीजें। देखिए, राहु को क्या कहा है, इल्यूजन कहा है कहीं ना कहीं। राहु को जो मैं अपने वर्ड में बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ छलिया। छलिया मतलब ये छल कपट करता है। ये जहां बैठेगा उस भाव के प्रति आपको हमेशा एक छल कपट या इल्यूजन रहेगा। जैसे आपने दूसरे भाव की बात की, तो इंसान का इल्यूजन किसको लेकर रहेगा? फैमिली को लेकर, फाइनेंस को लेकर, या हम बोल सकते हैं उसकी स्पीच के अंदर एक इल्यूजन दिखेगा। जनरली ये बात कहनी नहीं चाहिए, जिसमें बता सकता हूँ इसको। राहु इन द सेकंड हाउस, इंसान हो सकता है पहली बारी में सच ही ना बोले। एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्योंकि आपका भाव स्पीच का है। वहां पर कौन सा प्लैनेट आकर बैठ गया? राहु जैसा प्लैनेट बैठ गया। इट मीन्स अब ये इंसान जो पहली बात बोलेगा उसी में इल्यूजन रच के बोलेगा, घुमा फिरा के सस्पेंस क्रिएट करके। और यहीं पर अगर मैं बोलूं उसका ध्यान किसकी तरफ होगा? जो सबसे पहले मैंने एक बात कही थी कि आपकी वो डिजायर है। डिजायर किस चीज की? एक ज्वाइंट फैमिली की डिजायर है। ज्वाइंट फैमिली के साथ साथ आपके पास फाइनेंस होना चाहिए, आपकी वेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हर वक्त दिमाग में यही घूमते रहना कि मुझे किसी तरह से पैसा बनाना। बिल्कुल, ये राहु हो गया। और अगर केतु को मैं कोट करूं यहाँ पर इसी के साथ कि केतु से क्यों नहीं डरना चाहिए? केतु ना, देखिए, भाव है। भाव को आप कभी भी, मेरे भाव को अभी नहीं जान सकते। आप मेरे से बात करेंगे, आपके पास मेरा ऑरा कनेक्ट होगा तो आप मेरे भाव को समझ पाएंगे। केतु इज द इंट्यूशन। ठीक है, जब हम किसी के इंट्यूशन को समझ पाते हैं तो कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट करते हैं। केतु कहते हैं कि डिटैच करता है, बट आई एम सेइंग वन वर्ड कि केतु आपको सबसे ज्यादा अटैच कर सकता है अगर आपका ऑरा किसी से कनेक्ट हो गया। फिफ्थ हाउस अगर केतु है तो नॉर्मली हम बोलते हैं कि संतान को लेकर प्रॉब्लम होगी, एजुकेशन को लेकर प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैं बोल सकता हूं कि इस इंसान का सबसे ज्यादा कनेक्शन या सबसे ज्यादा प्रेम किससे होगा? अपनी संतान से होगा या इसके अपनी एजुकेशन से होगा। तो इट मीन्स ये कनेक्ट कर रहा है या डिस्कनेक्ट कर रहा है आपको? कहीं ना कहीं केतु तो कनेक्ट कर रहा है, बट इंपॉर्टेंट यहाँ रोल ये हो रहा है कि आपका भाव कैसा है उस भाव के प्रति। आपका भाव आपके एजुकेशन के प्रति कैसा है? आपका भाव आपके बच्चे के प्रति कैसा है? बिल्कुल। आपका भाव दूसरों के बच्चों के प्रति कैसा है? अगर आपको ब्लॉकेजेस दे रहा है केतु इन द फिफ्थ हाउस कि आपकी संतान नहीं हो रही है, तो केतु क्या कह रहा है कि आप बच्चों को लेकर अपना भाव साफ सुथरा रखिए। पंचम भाव बुद्धि का है जी। आपकी बुद्धि के ऊपर केतु की ब्लॉकेजेस दिख रही हैं कि आप किसी चीज को अच्छे से याद नहीं कर पा रहे हैं। आपके लव अफेयर्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं डिस्प्यूट देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका लव रिलेशनशिप नहीं चल रहा है एज अ लेमैन के रूप में। बट केतु पंचम भाव में ये कह रहा है कि आपको अगर इनसे कनेक्ट करना है तो सबसे पहले आपको अपना भाव को प्योर करना होगा। बिल्कुल, आपकी बुद्धि को प्योर करना होगा। फिफ्थ हाउस इज योर बुद्धि, जिसको हम बोलते हैं। जब आपकी बुद्धि प्योर होनी शुरू होगी ना तो केतु की ब्लॉकेजेस वहां से खत्म होनी शुरू होगी। राहु केतु कभी भी डराते नहीं है, ये आपके बहुत अच्छे टीचर होते हैं। टीचर इन द सेंस आपको इस तरह से समझ सकते हैं, राहु जहां पर बैठ रहा है आप उस भाव को सीखते हैं बहुत ज्यादा, जहां भी बैठे, क्योंकि आप उस चीज को पाना चाहते हैं। जब आप उस चीज को पाना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं आप उसको सीखना चाहते हैं। एग्जैक्टली। केतु जिस भाव में बैठता है वो आपको उस भाव से कनेक्ट करना सिखाता है कि आपको इस भाव से कनेक्ट किस तरह होना है। डिटैच तो वो करेगा ही, वो मतलब प्लैनेट अपने कारक तत्व से कभी नहीं जाता। काल पुरुष की पीड़ा कहा है शनि को, जुपिटर का काम है ज्ञान देना, मंगल का काम है लड़ना झगड़ना। यही हमने पढ़ा है अभी तक। मंगल एक सेनापति है। तो राहु केतु के कंटेक्स्ट के अंदर केतु एक्सोल्टेड होता है सजिटेरियस साइन के अंदर, धनु राशि के अंदर। इट मीन्स जो इंसान ज्ञान देने वाला हो, ज्ञान को अर्जित करने वाला हो, आप किसी को गुरु मानते हो, भाव प्रति उस इंसान की कुंडली में केतु कभी खराब नहीं हो सकता। ओके, अच्छा, ये एक रियलिटी है। मतलब ये रियलिटी है, आपका भाव कितना अच्छा है। अब डिपेंड करेगा वो केतु आपकी कुंडली में कौन से भाव में बैठा है। अगर लगन में केतु है, इट मीन्स ये इंसान आपको लगेगा बहुत ज्यादा कि ये अटैच्ड होने वाली पर्सनैलिटी है,
लेकिन एक्चुअली में वो डिटैच्ड पर्सनैलिटी है। और वहीं राहु आपके 7th हाउस में, आप देखेंगे कि ये लोगों से बहुत ज्यादा मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली में उनसे मिलते हुए भी उनके ऑरा से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि जैसे मैंने बोला डिजायर, इसको लोगों से मिलना है बार बार, और लगन में केतु कह रहा है डिटैच रहना है। तो ये इंसान कंफ्यूज रहता है, मैं मिलूं या डिटैच रहूं, मिलूं या डिटैच रहूं। यही राहु केतु एक्सिस। अगर आप इन दोनों को बैलेंस कर लेते हैं कि मुझे मिलना भी है, मुझे मिलते हुए डिटैच भी रहना है, ये सामने वाला इंसान मुझे धोखा भी दे दे कोई बात नहीं, डिटैचमेंट। एग्जैक्टली, यही राहु केतु एक्सिस। वो ये बेसिकली हमें समझना पड़ेगा इनका कॉन्सेप्ट। तो आई विश ये कॉन्सेप्ट समझ के ऑडियंस को समझ आएगा। सर, एक आपने बात करी 5th हाउस की, ठीक है। हमारे लव बर्ड भी काफ़ी 5th हाउस से सोचते हैं कि क्या पता हमारी लव मैरिज 5th हाउस से रिप्रेजेंट होती है नहीं होती है, मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं। तो क्या आपको लगता है 5th हाउस से हमारा प्रिडिक्ट हो सकता है कि हमारी एग्जैक्टली लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, या कुंडली से हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसको? देखिए, पंचम भाव आपका प्रेम का जी, आपकी अफेक्शन का, कि आप किसके प्रति अट्रैक्ट होंगे एक तरह से। 7th हाउस आपके लाइफ पार्टनर का। अब अगर कुंडली के अंदर 5th एंड 7th लॉर्ड कहीं पर भी कनेक्ट कर जाते हैं, कंजंक्ट कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ दृष्टि संबंध बना लेते हैं, इट मीन्स इस इंसान के चार्ट के अंदर लव मैरिज के चांसेस हैं। बट इसके ऊपर आप स्टैंप कब लगाएंगे? जब यही चीज D9 नवमांश चार्ट के अंदर रिपीट होगी। अच्छा, ठीक है। अब आप बहुत से चार्ट में देखेंगे हमारे बहुत लव रिलेशनशिप रही, बट कभी उससे मैरिज नहीं हुआ पार्टनर से। द रीजन इज आपके लगन चार्ट में D1 चार्ट के अंदर वो कंजंक्शन तो है, लेकिन वही कंजंक्शन जो आपकी डेस्टिनी दिखाती है D9 चार्ट, उसके अंदर नहीं ना होने की वजह से तो उनका लव रिलेशनशिप कहीं ना कहीं वो रह जाता है, मैरिज को कनेक्ट नहीं कर पाता। अब अगर आपको देखना है कि मैरिज मेरी लव होगी या अरेंज होगी, लव मैरिज के लिए शुक्र राहु 5th एंड 7th लॉर्ड का कंजंक्शन में आना है, दृष्टि संबंध बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वहीं पर अरेंज मैरिज के लिए सैटर्न और जुपिटर का 7th हाउस से संबंध बनाना, या 5th हाउस लॉर्ड से भी अगर संबंध बना लेगा सैटर्न जुपिटर, तो कहीं ना कहीं आपकी लव कम अरेंज में कन्वर्ट हो जाएगी वो। क्योंकि जुपिटर एंड सैटर्न दोनों प्लैनेट स्टेबिलिटी देते हैं। अगर ये प्लैनेट का एस्पेक्ट या ये कंजंक्शन में 5th एंड 7th लॉर्ड के साथ आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मैरिज में स्टेबिलिटी रहेगी। एग्जैक्टली। बट आप ये नहीं कह सकते कि इसकी मैरिज जल्दी होगी। द रीजन इज क्योंकि वहां पे सैटर्न शनि तो डिले कराएंगे। हाँ। इसलिए आप अपने चार्ट में इन दोनों चीजों से देख सकते हैं। वीनस राहु है तो कहीं ना कहीं आप लव मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके 5th या 7th हाउस के ऊपर जुपिटर या सैटर्न का एस्पेक्ट आ रहा है, या किसी तरह से 5th या 7th लॉर्ड के साथ जुपिटर या सैटर्न है, तो लव कम अरेंज में कन्वर्ट हो जाती है। नाइस। इससे मतलब हम प्रॉपर्ली जज कर सकते हैं। ये चीज D9 में जरूर रिपीट होनी चाहिए। अगर ये रिपीटेशन में नहीं आएगा D9 के अंदर, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, फिर चांसेस कम है। और कई लोग इसे मंगल दोष में बोलते हैं कि शादी जो है 2 करने पड़ेंगी अगर आप मांगलिक हैं तो। अगर बहुत ऊंच का मांगलिक, आप बड़े हाई लेवल के मांगलिक दोष से गुजर रहे हैं, तो ऐसा होता है कि उनको 2 शादियां करनी चाहिए। कुछ ऐसी रेमेडी भी होती है कि जिससे मंगल दोष का प्रभाव थोड़ा कम पड़े। ठीक है। अरे मंगल दोष कैसे होता है, मतलब क्या इम्पैक्ट रहता है इसका? देखिए, जब मैंने आपको पहले बोला कि मंगल का काम है लड़ना, अब शादी में अगर लड़ाई होगी तो कहीं ना कहीं वो डिवोर्स है यहाँ तक ले जाती है बात को। अगर कहीं फिजिकल वायलेंस बढ़ जाती है जी। तो ये मंगल दोष उत्पन्न होता है या तो मंगल 1st हाउस के अंदर हो, 4th हाउस के अंदर हो, 7th में हो, या 12th के अंदर हो, क्योंकि वहां से 8वीं दृष्टि से 7th हाउस को देखता है। अब मैं बोलता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है, मंगल जो मैंने भाव बताया उन भाव के अंदर अगर बैठे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपकी मैरिज सही से चले। आपको क्या दिखा रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी उत्पन्न हो रही है। मंगल इज एनर्जी। तो जब बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी उत्पन्न हो रही है, तो आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज्यादा एक सेफ गार्ड करने वाले हो जाते हैं। थोड़ा सा आपके मन में शक पैदा होना शुरू हो जाता है, या आप उनको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। मंगल का काम होता है कि मुझे कंट्रोल लेना है किसी तरह से। जब हम मंगल को समझने की कोशिश करते हैं कि मंगल एक एनर्जी है, मंगल एक ऊर्जा आपके शरीर के अंदर, मंगल का काम है सेफ गार्ड करना, तो एक्चुअली में ये मांगलिक दोष खराब नहीं होता। ये तो बहुत अच्छा योग मैं बोलूंगा कि जब कुंडली में मंगल आपके पार्टनर को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है,
हो सकता है कि वो सिक्योरिटी आपको बंदिश लगने लगे, और जब वो बंदिश लगने लगती है तो आपके लड़ाई झगड़े होने शुरू होते हैं। बस उसी को लोग कहते हैं मांगलिक दोष। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा कुंडली के अंदर मंगल अगर इन भावों के अंदर है और वो उसके रिजल्ट मुझे अच्छे मिले, तो बेस्ट रेमेडी है आप अपने पार्टनर के साथ जिमिंग कीजिए। अच्छा, आप फिजिकल वर्कआउट कीजिए जितना कर सकते हैं, आप रनिंग कीजिए अपने पार्टनर के साथ। जितना आप अपनी बॉडी को थकाएंगे उतना आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। या फिर अगर आपकी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी उत्पन्न हो रही है कि आपको एंजाइटी हो रही है, रिलेशनशिप को लेकर एंजाइटी उत्पन्न हो रही है, तो आप धरती पर सोना शुरू कीजिए। अच्छा, क्योंकि जो एनर्जी आपके अंदर उत्पन्न हो रही है वो जब धरती के साथ, मंगल धरती है और मंगल को धरती कहा गया है, भूमि पुत्र मंगल। तो जब हमारी बॉडी का भूमि से कनेक्शन होता है तो हमारे अंदर की जो एंजाइटी, नेगेटिव एनर्जी है, वो सब जो हम कहते हैं धरती जो हमारी माता है वो एनर्जी को खींच लेती है। अच्छा, तो ये आपके रिलेशनशिप को बहुत अच्छा कर सकती है धरती पर सोना। इसलिए मांगलिक दोष ऐसा नहीं है कि आपको दो शादी करनी पड़ेगी। क्या जिन लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है, क्या वो दो शादी नहीं कर रहे? एग्जैक्टली, क्या उनका डिवोर्स नहीं हो रहा? मांगलिक दोष होने की वजह से भी बहुत सी शादियां चल रही हैं। अच्छा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी कुंडली को अलाइन कर लिया होगा। अब हो सकता है कि किसी कुंडली में मांगलिक दोष बहुत ही गहरा है, ठीक है, तो आप उसे क्या कह सकते हैं कि देखिए आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है। अब आप उन्हें बोले कि पीपल से शादी कर लो, जो हमारी पुरानी बातें हैं, या फिर आप उन्हें बोलो आप परिक्रमा लगाना शुरू कर दो। परिक्रमा किसके? आप वृंदावन जाओ, वहां पर जाकर आप परिक्रमा लगाओ। अच्छा, जब आप वहां परिक्रमा लगाओगे तो आपके बॉडी के अंदर या आपके अंदर जो एंजाइटी उत्पन्न हो रही है, जब आप वहां परिक्रमा लगाओगे, आप लोगों को देखोगे, आपका मनोस्थिति बदलेगी कि एक्चुअली में ये जो रिलेशनशिप है या जो मेरा पार्टनर है, इसके अलावा भी एक अलग दुनिया है। एक्चुअली में मांगलिक दोष के अंदर ना इंसान अपने पार्टनर के अंदर ज्यादा फंसा रहता है, वो उससे बाहर नहीं निकल पाता, वो उसी के आसपास घूमता रहता है, उसको सिक्योर करता है, उसको बांधता है। जब आप परिक्रमा करते हैं, जब आप वृंदावन जाते हैं या आप किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस के ऊपर जाएंगे, जब आप वहां परिक्रमा करेंगे तो आपको उस दुनिया को समझ आएगी कि दुनिया क्या है। आपकी डिटैचमेंट जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। जब वो डिटैचमेंट जैसी स्थिति उत्पन्न होगी तो आपका पार्टनर क्या कर रहा है आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर आप उसको फ्रीडम देंगे। मंगल जो पहले बांध रहा था वही फिर अब खोल भी देगा। अच्छा, जो प्लेनेट आपको बांधेगा वही प्लेनेट आपको खोलने की क्षमता रखता है। अगर मंगल ने आपको बांधा है तो मंगल ही आपको खोल भी सकता है। मंगल कारक होता है थर्ड हाउस के अंदर। थर्ड हाउस हमारे एफर्ट्स हैं, थर्ड हाउस हमारे हॉबीज का, हमारे फिजिकल वर्कआउट का है। आप मंगल की एनर्जी को ठीक कर लीजिए, आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। और अगर हमें मंगल को वेल्थ के लिए या अपनी इनकम सोर्स के लिए अच्छा करना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मंगल सबसे पहले हमारी वेल्थ या रिसोर्सेज को नहीं दिखाता। अच्छा, ठीक है। मंगल हमारे एफर्ट्स को दिखाता है, मंगल हमारे कार्य क्षेत्र को दिखा सकता है, क्योंकि मंगल एक्सॉल्टेड कैप्रिकॉन साइन है, 10th हाउस के अंदर होता है। मंगल एक सेनापति है, उसका पैसे से कोई संबंध नहीं है। पैसे से संबंध जुपिटर और शुक्र का हो सकता है, अच्छा, होता है, ठीक है, लेकिन मंगल का उससे संबंध नहीं। मंगल आपको ये बता सकता है कि आपका कुंडली में मान लीजिए मंगल 2nd हाउस के अंदर है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आपकी एनर्जी किस चीज के अंदर जानी चाहिए? आपकी एनर्जी जानी चाहिए कुकिंग के अंदर, आपकी एनर्जी जानी चाहिए स्पीकिंग के अंदर। जब आप इन चीजों के अंदर आएंगे तो वही मंगल आपके वेल्थ के रिसोर्सेज बना देगा, क्योंकि 2nd हाउस वेल्थ है। तो प्लैनेट मंगल जिस भाव में बैठा है आपको उस भाव से जुड़ना होगा, वही आपके वेल्थ रिसोर्सेज बना सकता है। वो रिसोर्सेज बनाएगा, वेल्थ आएगी या नहीं आएगी दैट डिपेंड्स ऑन जुपिटर एंड वीनस। और अगर मैं बात करूं, जैसे अब हमारे मंगल प्लैनेट पे भी हमें बहुत सी चीजें समझ में आई। एक शनि एक ऐसे देवता है, उनसे भी लोग बहुत घबराते हैं। शनि की दी हुई चीजों को एक्सेप्ट करने के अलावा उनकी रेमेडीज करने पे लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे एक मस्टर्ड ऑयल उन पे अर्पित करना। तो आपको लगता है इन सब चीजों से शनिदेव जी बहुत खुश हो जाते हैं एक पर्सन की कि हाँ ठीक है, तुम अपनी डेली लाइफ में जो मर्जी करो, पर तुम सैटरडे को आके मुझे तेल चढ़ा दो, मैं तुमको खुश कर दूंगा। तो ऐसा कुछ होता है? चलिए देखो, शनि देवता तो बहुत बड़ी चीज है। ये सवाल मैं ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ, क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं कि आप भले ही, आप मान लीजिए आप शनिदेव हैं, इस समय आपको एक उपाधि दी गई, आप शनिदेव हैं, आपने लोगों के कर्मों का रिजल्ट दे रहे हैं, आप बैठे हैं,
आपने देखा कि मेरा भक्त आया, मेरे को तेल चढ़ाकर बाहर गया, बाहर जाते लड़ना शुरू हो गया, बाहर जाते गालियां देना शुरू हो गया, बाहर लोगों के साथ छल कपट करना शुरू कर दिया, तो क्या आप उसको अच्छे रिजल्ट दे देंगे कि नहीं इसने मुझे तो तेल चढ़ाया है? क्या शनिदेव के वो दूसरे लोग भगत नहीं है जिनके साथ आप छल कपट कर रहे हो? आप शनिदेव एक्चुअली में मैं ये समझाना चाहता हूँ, आप प्लेनेट को क्या दे सकते हैं? वो आपकी इमेजिनेशन के बहुत बाहर की चीज है, आप उसे कुछ नहीं दे सकते। वो तो आप अपने मन को शांत कर रहे हो, जो मैंने आपसे बात पहले कही थी, ये खेल साइकोलॉजी का। आपने शनि देवता को तेल चढ़ाया, आपको मन को एक तृप्ति मिल गई कि मैंने ये काम कर लिया, मेरे साथ अच्छा होगा, या आपने साइकोलॉजिकल खेल खेल लिया आपके साथ। लेकिन जहां बात कर्म की आती है, सैटर्न कर्म कारक है। आप शनि देवता पर तेल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, लेकिन मैं बोलता हूं आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। आपके कर्म अच्छे हैं ना, आप शनि देवता पर तेल नहीं भी चढ़ाएंगे ना तो भी वो खुश है, क्योंकि आपने गरीब लोगों की, जानवरों की, इनकी मदद की है। शनि देवता का वास होता है इनके अंदर। हमारे भरत पराशर होरा शास्त्र में लिखा है एक बात कि शनि का वास कहाँ पर होगा? शनि का वास माता पिता के पैरों में होता है। शनि का वास ट्रांसजेंडर के अंदर होता है। अच्छा। शनि का वास जो फिजिकली डिसेबल लोग होते हैं, जैसे आंख नहीं है, टांग नहीं है, जो फिजिकली डिसेबल्ड है कहीं ना कहीं। शनि का वास विडो के अंदर होता है, जिनके हस्बैंड नहीं है। शनि का वास लेबर के अंदर, लेबर क्लास जो लोग होते हैं उनके अंदर होता है। शनि का वास जानवरों के अंदर होता है। अब आप अगर इन लोगों के साथ छल कपट कर रहे हैं और शनि पर जाकर तेल चढ़ा रहे हैं, तो आप चाहे सारी उम्र भी तेल चढ़ा लो, स्वयं शनि देवता ही सजा देंगे। क्योंकि वास जहां था, जिन लोगों के अंदर वास था, आपने उनका तो बुरा किया, पर लेकिन आपने अपनी साइकोलॉजी के अनुसार वो काम तो कर लिया तेल चढ़ाने वाले, लेकिन कर्म के अनुसार वो गलत कर्म किया। जैसे एक चाहे ऑफिस में आप बात कर लो, किसी की सैलरी नहीं दी, हाँ, कोई ऐसा वैसा हो गया, तो ये भी एक कहीं ना कहीं आई गेस। अब इसी को लेकर मैं एक बात बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके घर पे काम करते हैं, बिल्कुल, लेडीज काम करती होंगी साफ सफाई के लिए, तो वो सैटर्न है, वो शनि है अपने आप में। अभी आप शनिवार, आज शनिवार का दिन है, हाँ बिल्कुल, आज शनिवार का ही दिन है, और शनिवार के दिन आप शनि मंदिर गए जी, आपने बहुत अच्छे से तेल चढ़ाया, मान लीजिए आपने वहां पे दान भी कर दिया। आप घर आए और अपने घर पर जो भी काम करने वाले हैं, कुक हैं या साफ सफाई करने वाले, आप उन्हीं से लड़ने लग गए। वो बेचारे पैसे मांग रहे, मुझे जरूरत है, एक्चुअली में अगर जरूरत है तो जो आपको लग भी रहा है कि जरूरत है, और आप उन्हें नहीं दे रहे हैं, आप उनका यूज कर रहे हैं, उनका फायदा उठा रहे हैं, तो वो कर्म गलत है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब जो प्लेनेट है ना, हम आपस में एक दूसरे से सब प्लेनेट के रूप में कनेक्ट है। एग्जैक्टली। आप शुक्र है, मैं जुपिटर मंगल हो सकता हूँ, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं हम सब प्लेनेट्स ही तो हैं एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट कर रहे हैं। अगर हम एक दूसरे का ही उपहास करेंगे, तो जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो वो पूरे रिजल्ट हमें देगा। इसीलिए जब शनि की दशा या 7.5 आती है, या तो इंसान बहुत हाइट्स पे जाता है या इंसान बहुत निचले स्तर पर आता है। शनि के ही 7.5 में इंसान की शादी भी होती है, काम भी बनता है, बच्चे भी होते हैं, और शनि की ही 7.5 के अंदर इंसान करोड़पति से रोडपति भी बनता है। क्योंकि अब इसमें एक आपके सवाल का एक जवाब देता हूं इसमें, जैसे कि क्या हमारे कर्म, या मैं बोलूं कि जैसे शनि के 7.5 शुरू हुई, आपकी कुंडली में बहुत अच्छा शनि बैठा, ठीक है, या किसी की कुंडली में बहुत शनि खराब बैठा, उसने गलत कर्म किए कहीं ना कहीं, लेकिन जब शनि की 7.5 आई या शनि की दशा आई, तो अब वो ना शनि देव का काम है सारे आपके पुराने कच्चे चिट्टे खोलने हैं, कच्चे चिट्टे खोल के अच्छा इसने उस समय ये किया था, चलो ये सजा, क्योंकि अच्छा, मेरा समय, मेरी दशा है या मेरी 7.5 है, मैं रूल करूंगा इसको। तो जब वो रूल करते हैं तो फिर इंसान को ना बड़ा महंगा पड़ता है उस समय, क्योंकि उस समय वो अपने कर्मों को भोग नहीं सकता। जब मैं कहीं जा रहा था तो एक ट्रक पर बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, कर्म देखकर करिएगा, एक दिन आपसे जरूर मिलने आएंगे। ओह माय गॉड, सही है, बहुत बड़ी बात है ये। यही सैटर्न का रूल है, कर्म देखकर करना, मैं एक दिन तुमसे जरूर मिलने आऊंगा। अगर आज तुम छल कपट कर रहे हो तो मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगा, भले ही कुंडली में उच्च का क्यों ना बैठा हो शनि, लेकिन वो अपने कारक तत्व से नहीं जाएंगे। सैटर्न का कारक तत्व है कर्म के रिजल्ट देना। आपके कर्म अच्छे हैं, आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, आप कोई दान कर रहे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको बचा ले जाएंगे।
कर्म अच्छे नहीं, कितना ही पूजा पाठ, कितना ही दान कर लीजिए, नहीं बचोगे। श्री कृष्ण जी स्वयं भगवान होते हुए भी महाभारत को नहीं रोक सके, बिल्कुल, क्योंकि नियति में वही लिखा था, उन सब लोगों ने कर्म को भोगना था। वो तो स्वयं भगवान है। जब भगवान होकर भी वो नियति के बीच में नहीं आ सके, तो आप अपने दान पुण्य या कर्म द्वारा नियति को रोक लोगे जो आपने कर्म के उनको भोगने से। इसलिए अपने कर्म पर फोकस कीजिए सबसे ज्यादा। वेरी नाइस। अभी तो ऐसा लग रहा है आंखें खुल गई सबकी। आई होप सबको समझ आया होगा कि शनि देवता रियलिटी में क्या रिजल्ट्स देते हैं। अब मैं कुछ बात आपसे करना चाहूंगी, लाइक जैसे जो माहौल चल रहा है अभी, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, काफी न्यूज़ेस आ रही हैं कि वर्क फ्रॉम होम करो, आप गोल्ड मत खरीदो, आप बाहर मत जाइए, फ्यूल को बचाइए, पेट्रोल बचाइए। तो आपको लगता है आने वाले टाइम पे लॉकडाउन लग सकता है, कुछ इस तरह की सिचुएशन इस साल क्रिएट हो सकती है? एज पर एस्ट्रोलॉजी अगर देखा जाए तो जुपिटर अभी अतिचारी गति में है। अतिचारी मतलब फास्ट मूविंग प्लैनेट अभी चल रहे हैं वो एक तरह से। और यही चीज 2019 में भी थी, जुपिटर जब अतिचारी गति में थी तब लॉकडाउन लगा था। लेकिन इस बार लॉकडाउन नहीं लगेगा। लॉकडाउन जैसी परिस्थिति हो सकती है, मतलब आप घर से ही काम कर रहे हैं, आपको कहा गया है कि थोड़े से जो रिस्ट्रिक्शन है वो थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, कि आपको घर से ही काम करना है, आप जितना हो सके फ्यूल को कम यूज करें, आप जितना हो सके एलपीजी गैस को कम यूज कर सकें, जितना हो सके आप घर से बैठकर काम करेंगे उतना आपके लिए फ्रूटफुल है। और जुपिटर जब भी अतिचारी गति में होते हैं, अभी तो काफी समय, लंबे समय के लिए अतिचारी गति में है, तो वो पूरे के पूरे समाज को बदल देते हैं। और ये जो अतिचारी गति अभी चल रही है जुपिटर की, ये अभी हमारे समाज को बदलने की ही गति है एक तरह से। 2019 के बाद समाज वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। बिल्कुल, एग्जैक्टली। डिजिटली मीडिया कितनी ज्यादा हाइप पे चली गई, एआई टेक्नोलॉजी कितनी हाइट पे चली गई है। अब वही चीज अब दोबारा होगा। अभी एआई ने कदम रखा है एक्चुअली में समाज के अंदर। एआई होता क्या है? एआई अब आपको हर जगह दिखेगा, हर किसी के फोन में दिखेगा, हर कोई इंसान एआई का यूज करेगा। आज हम सब लोग भी यूज करते हैं एआई का, अभी हम उसके लिए मतलब यूज टू नहीं हुए। आने वाले समय में हो सकता है कि ये स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशन के अंदर एआई के सब्जेक्ट ऐड हो जाए। आपको ये बताया जाएगा कि समाज का परिवर्तन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी चीज स्थायी नहीं रहती है, समाज का परिवर्तन होना या समाज के अंदर एक बदलाव आना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन लॉकडाउन लगेगा ये चीज नहीं होगी। क्योंकि कभी भी रिपीटेशन में नहीं आता। आप कितनी बार भी देखें जुपिटर की अतिचारी गति में वो चीज दोबारा रिपीट नहीं हुई जो पहले हो चुकी है। इसलिए लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लेकिन लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां घर पर ही बना दी जाएंगी। बिल्कुल, थोड़े से रिस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलेंगे। आपने एआई की बात करी। एआई 2026 में ही अभी इस वक्त इतना फैल चुका है, हर कोई पर्सन यूज कर रहा है। एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि एप्लीकेशंस आ चुकी हैं जो प्रिडिक्शंस करती हैं एक पर्सन के बारे में, उनकी कुंडली बनाती है। ठीक है, कुंडली बिल्कुल सही होती है, पर वो उनको डेली लाइफ की प्रिडिक्शंस करती है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन, मतलब एक एस्ट्रोलॉजर की जो इंट्यूशन होती है और एक डेप्थ होती है, उसको रिप्लेस कर सकती है एआई? अब इसका जवाब आपको इस तरह से मिलेगा। कैलकुलेटर आने से पहले मैथ था। बिल्कुल। कैलकुलेटर आने के बाद मैथ हमें करने में इजी हो गया। बिल्कुल, है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी होगी, टाइम कम लगने लगा। सेम यही एआई और एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी पहले भी थी, आज भी है और रहेगी भी। एआई का यूज ये हो गया है कि आपको थोड़ा सा इजीनेस हो जाएगी एस्ट्रोलॉजर के लिए। ये एआई एस्ट्रोलॉजर का एक असिस्टेंट के रूप में काम करेगा कि आपको जल्दी से चार्ट बनाना है, आपको ज्यादा देखना नहीं पड़ा, उसने काफी कुछ लिख दिया है, आपने उसको डिकोड कर लिया ऐसे ऐसे। लेकिन मैं आज भी एक बात बोलूंगा, एआई कभी भी एस्ट्रोलॉजर की जगह नहीं ले पाएगा। क्योंकि एक जो इंट्यूशन होता है, एक जो एक्सपीरियंस होता है, वो एक एआई के पास एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे जो इमोशंस हैं, हम किसी चार्ट को देखते हैं तो इमोशंस के थ्रू देखते हैं, हमारे पास क्या एक्सपीरियंस है हम उसके थ्रू देखते हैं। एआई वो काम नहीं कर सकता। एआई इमोशंस जनरेट नहीं कर सकता किसी चार्ट के अंदर। हमारी जब चार्ट से कनेक्शन होता है तो हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न होता है कि इस चार्ट को लेकर क्या हम रिजल्ट दे सकते हैं, या इस चार्ट की एनर्जी से हम किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं। हर चार्ट का एक ऑरा होता है, हमारा भी एक ऑरा है, एक चार्ट का अपना ऑरा है। आप किसी के चार्ट के बारे उतना ही बता सकते हैं जितना भगवान ने लिखा है कि आप बता पाएंगे।
उससे ज्यादा नहीं आप बता सकते। अब एआई के अंदर तो एक डाटा है, मंगल इस हाउस में है तो सभी के लिए ये रिजल्ट, शुक्र इस हाउस में है तो सभी के लिए ये रिजल्ट। उसने तो उस डाटा को दिखा दिया, उसने इमोशंस नहीं देखे, उसने जोडिएक साइन नहीं देखा, उसने नक्षत्र नहीं देखा, ठीक है। तो वो एस्ट्रोलॉजर की मदद कर सकता है, लेकिन उसकी जगह लेना बहुत कठिन है उसके लिए। ओके, असिस्टेंट के रूप में काम करेगा, लेकिन जो भाव, जो एक्सपीरियंस, जो इंट्यूशन एक एस्ट्रोलॉजर के अंदर होती है, उसकी जगह कोई भी मशीन नहीं ले सकती कभी। ओके, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजर्स का काम कम हो जाए बिकॉज ऑफ दीज एआई एप्स? हाँ, काम बहुत कम होगा, काम इतना कम होगा कि शायद हो सकता है कि जो एस्ट्रोलॉजर के पास लोग काम करते थे उन बेचारों के जॉब के ऊपर बात आ जाए क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर खुद ही फिर एआई के थ्रू काम कर लेगा सब कुछ। ओके, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये चीज चल सकती है। लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि हमारी डेथ कब होगी, या हमारे ऊपर कोई एक्सीडेंटल केस ऐसा तो नहीं हो जाएगा सडन, समथिंग लाइक दैट। तो ये अगर हमें प्रिडिक्ट करना हो तो हम एक कुंडली से कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? देखिए, एक बात तो मैं आपको आज बता देता हूँ कि जन्म और मृत्यु ना ही आपके हाथ में, ना ही किसी एस्ट्रोलॉजर के हाथ में, ये स्वयं भगवान के हाथ में। हाँ, हम किसी की मृत्यु नहीं, किसी का बुरा समय प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली में कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये नहीं चाहता कि वो किसी की मृत्यु देखे। मैं तो कभी किसी का मृत्यु नहीं देखता हूँ कि मैं सबसे पहले किसी की, कोई हमारे पास काउंसलिंग के लिए हम उसकी मौत देखने लग जाए है ना। बिल्कुल, कोई हमारे पास चार्ट देखने आ रहा है, हम उसके पहले मृत्यु देखें कि मरा हुआ है कि क्या है। हाँ। ये हमें नहीं करना चाहिए, एथिकल नहीं है, थोड़ा सा एथिक्स के अंदर नहीं आता ये काम। नहीं, पर कई, जैसे मेरे पास भी कोई क्लाइंट आता है, वो बोलते हैं मैम आप प्लीज चार्ट से देख के हमें बताइए कि हमारी डेथ कब होगी या हम कितने साल तक जिंदा रहेंगे तो मुझे भी बहुत वियर्ड लगता है ये क्वेश्चन कि लोग क्यों जानना चाहते हैं। बट अगर ये चीज हमने देखनी हो तो ये देखी जा सकती है कुंडली से। एग्जैक्ट डेट तो अब निकालना बहुत ही कठिन है, बिल्कुल, क्योंकि वो भगवान आपको अलाउ नहीं करेंगे करना, क्योंकि ये काम हमारा नहीं है। लेकिन अब एक मंथ या एक पीरियड निकाल सकते हो कि ये समय तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा कठिन कार्य है जी। इस समय आपको अपना ध्यान रखना है। एस्ट्रोलॉजी आपको गाइडेंस देने की चीज है, डराने की चीज नहीं जी। कि आप उसको डरा दे। आपने बता दिया कि 1 साल बाद तुम्हारी मृत्यु है, बेचारे ने मरना 1 साल बाद है, लेकिन वो हर रोज मरेगा, है ना। तो इसलिए हम उसको गाइडेंस दे सकते हैं कि आपका आने वाला समय थोड़ा खराब है, आप हेल्थ का ख्याल रखिए, आप अपने माता पिता के साथ समय व्यतीत कीजिए, आप अपने बच्चों के साथ बैठिए थोड़ा सा। आप उसको थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं कि समय खराब है। एग्जैक्ट डेट बहुत कठिन होता है निकालना, बहुत कठिन, और एथिकली बताना भी नहीं चाहिए किसी को। बिल्कुल, डर पैदा हो जाता है, डर पैदा हो जाएगा। लोग एस्ट्रोलॉजी को ही बाद में गलत कहना शुरू कर देंगे। बेचारे ने चाहे उस समय ना जाना हो, लेकिन आपने कह दिया ना, तो फिर क्या पता। वो बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजर के पास वाक शक्ति होती है, ये सिद्धि कहते हैं इसको हम, वाक सिद्धि, कि जब आप किसी ज्ञान के अंदर उतरते हैं, आप प्लेनेट के साथ कनेक्ट करते हैं, आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, आप मंत्र साधना करते हैं, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर को मंत्र साधना करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप हर रोज लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। आपके ऊपर कितना नेगेटिव हो रहा आ रहा है, आप कितने लोगों की काउंसलिंग कर रहे हैं, लोग आपको कुछ बोल रहे हैं, आपको अपने आप को भी ठीक रखना है, उनकी काउंसलिंग भी करनी है, उनको गाइडेंस भी देनी है, आप एक तरह से उनके मेंटोर हो। जब आपके अंदर ही पावर नहीं होगी तो आप उनको क्या बताओगे। इसलिए जब आप इन मंत्र साधना के अंदर जाते हैं या आप लोगों की काउंसलिंग करते हैं, तो आपका ना एक ऑरा जनरेट होता है, और उस ऑरा जनरेट होने की वजह से आपके अंदर ना एक सिद्धि उत्पन्न होती है, exactly. जिसको हम बोलते हैं वाक सिद्धि। कई बार ऐसा होता है कि आपकी कुंडली में योग नहीं है, आपकी कुंडली में शायद नहीं, मान लीजिए किसी की कुंडली में बच्चे का योग नहीं है, अब वो एस्ट्रोलॉजर के पास गया, एस्ट्रोलॉजर ने थोड़ी सी सिद्धि की है, मतलब बहुत सात्विक रहा है, अच्छा रहा है, भाव अच्छा रखा है, केतु है एक तरह से, मतलब मान लीजिए वो, तो हो सकता है वो अपनी वाणी से कह दे कि ऐसा हो जाएगा तुम्हारा। तो फिर वो भगत किसका है? भगवान का भगत। भगवान किसी की सुने ना सुने, भगत की जरूर सुनते हैं। तो जब इस भगत ने किसी के लिए कह दिया तो मतलब वो भगवान फिर पूरा कर देते हैं। ये बोलते हैं कि ये एक कुंडली में 33% ऐसा कार्मिक है जो बदला जा सकता है, या तो आपके एफर्ट्स के द्वारा या कोई आपका साथ दे दे। जो 33% की वेरिएशन, जो 33% की वेरिएशन है वो आप बदल सकते हो। 66% की वेरिएशन आपको भोगनी पड़ेगी, और 33% की जो इंटेंसिटी है वो भी आप थोड़ा सा ही कम कर सकते हो, ज्यादा नहीं। अच्छा,
इसलिए एक एस्ट्रोलॉजर को सबसे पहले तो कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको उसके चार्ट में दिख भी गया है कि ये समय है ऐसा, आपको दिख गई, मान लीजिए आपका उस दिन ट्रांजिट का चार्ट बहुत अच्छा था, आपने देख लिया उसके चार्ट के अंदर कि मृत्यु तुल्य कष्ट है कहीं ना कहीं, तो उसे सिर्फ आप एक गाइडेंस दे सकते हैं, आप उसे थोड़ा सा इंडिकेट कर सकते हैं कि इस समय अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। बट यू कांट प्रिडिक्ट समवन डेथ। एग्जैक्ट डेट निकालना बहुत मुश्किल होता है। बहुत लंबी चौड़ी दशा होती है, आपको सब कुछ देखना होगा, ट्रांजिट दशा, एट्थ मार्क दशा, सबको कैलकुलेट करके कोई एक दिन एक सेकंड का समय निकालना, क्योंकि उस सेकंड में उसके प्राण निकलेंगे। वो सबसे कठिन सेकंड होता है निकालना। मतलब वो 1 साल बाद या 6 महीने बाद किस सेकंड पे प्राण छोड़ेगा, उसके कैलकुलेशन के लिए आपको एक कमरे में कितने दिन बैठ के कैलकुलेशन करनी होती है। और आज के युग में किसी के पास इतना समय नहीं है। आप एक मंथ निकाल सकते हो, एक हफ्ता निकाल सकते हो कि समय खराब है, अपना ध्यान रखो, और इतना ही करना चाहिए। हमें सिर्फ गाइडेंस देनी है, डराना नहीं है लोगों को। एग्जैक्टली। सर, सोने के भाव आने वाले टाइम पे थोड़े कम होंगे, क्योंकि अभी तो बहुत तेजी पकड़ी है, तो किस तरीके की सिचुएशन अभी गोल्ड में रहने वाली है? देखिए, गोल्ड जुपिटर से देखा जाता है, जुपिटर कुंडली में उच्च का होने जा रहा है ट्रांजिट के अंदर अभी, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको जुपिटर में भी फ्लक्चुएशन देखने को मिली, या भाव में आपको गोल्ड के फ्लक्चुएशन देखने को मिली। बट व्हेनेवर जुपिटर गेट एक्सॉल्टेड, तो गोल्ड के भाव में बहुत ज्यादा आपको एक हाइट देखने को मिलेगा। अच्छा। क्योंकि जुपिटर को गोल्ड का कारक कहा गया है। जनरली लोग कहते हैं कि शुक्र से आप ज्वेलरीज को देखते हैं, शुक्र आपको ज्वेलरीज दिखा सकता है, लेकिन धातु जो गोल्ड है वो जुपिटर के अधीन है। जब आप जुपिटर एक्सॉल्टेड होने जा रहे हैं, तो इट मींस आप समझ सकते हैं कि गोल्ड का भाव कहाँ जाने वाला है। कहीं ना कहीं सैटर्न भी जुपिटर की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो जो इफेक्ट आ रहा है वो गोल्ड में ही इफेक्ट आएगा। अभी फ्लक्चुएशन है, अप एंड डाउन चल रहा है, बट टिल द एंड ऑफ दिस ईयर मुझे लगता है कि गोल्ड एक कहीं ना कहीं न्यू हाइट्स पर जाने की कोशिश करेगा। न्यू हाइट्स मतलब भाव बढ़ने वाले हैं बहुत ज्यादा। जी, जी। मैंने बहुत सी कुंडलीज में देखा है कि जैसे राजयोग होता है, बट एक रियलिटी में राजा होना और एक एक्चुअली राजयोग होना, उसके बीच में क्या डिफरेंस है? बिकॉज कई लोग राजयोग होने के बावजूद भी वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। सो ये क्या चीज है, ऐसे क्यों होता है? देखेंगे हम यहाँ पर कि कुंडली में राजयोग है आपकी। अब इसको ये समझ लीजिए कि आपको ना पावर दी गई है, लेकिन आपको कमरे में बिठा दिया गया है। आप उस पावर का यूज तब कर सकते हैं ना जब आप बाहर जाएंगे, आपकी बारी आएगी यूज करने की। कुंडली में आपने बहुत अच्छे राजयोग लिए, लेकिन उसकी दशा ही नहीं आई, उसकी अंतर दशा ही नहीं आई, तो वो प्लेनेट अपना रोल प्ले कब करेगा? जो चीज मैंने आपको सैटर्न के लिए बताई थी कि अभी आप कर्म कर लीजिए, जब मेरी दशा या 7.5 आएगी मैं तब बताऊंगा। सेम यही चीज राजयोग प्लेनेट के लिए होती है। कुंडली में राजयोग पहली बात होता क्या है? सबसे पहले तो सबको ये पता होना चाहिए राजयोग बनता कैसे है। 1, 4, 7, 10 ये आपके केंद्र के हाउसेज होते हैं। 5 और 9 ये आपके त्रिकोण के हाउसेज होते हैं, जिसको हम बोलते हैं केंद्र और लक्ष्मी स्थान, विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान। पूरी कुंडली के अंदर 12 के 12 भावों में कहीं पर भी 1, 4, 7, 10 हाउसेज के स्वामी या 5 या 9 हाउसेज के स्वामी अगर कनेक्ट कर दें, कंजंक्शन के अंदर आ जाएं, आपस में दृष्टि संबंध बना ले, तो ये एक राजयोग बनता है। क्योंकि विष्णु स्थान का कनेक्शन लक्ष्मी स्थान से हो गया, केंद्र स्थान का कनेक्शन त्रिकोण के साथ हो गया, तो ये एक राजयोग बन गया। अब चलो राजयोग बन गया कुंडली में, मुझे इसके फल नहीं मिल रहे हैं, वो फल तब मिलेंगे जब इस प्लेनेट की दशा या अंतर दशा आएगी, वो तब राजयोग एक्चुअली में काम करेगा। अन्यथा आप तो बहुत लोगों की कुंडली में देखेंगे राजयोग है, बट वो बोलेगा मुझे फल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसकी दशा ही नहीं है उसको। कुंडली में राजयोग होने से भी ज्यादा जरूरी दशा पैटर्न होता है। अच्छा। क्या दशा पैटर्न मिला है? और जो मैं समझता हूं, अगर मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा जाए, तो जुपिटर की दशा हो पहली, फिर शनि की दशा हो, फिर मरकरी की दशा हो। क्योंकि जुपिटर की दशा में आप पढ़ेंगे, शनि की दशा में आप स्ट्रगल करेंगे, और मरकरी की दशा में आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे अपने प्रोफेशन को लेकर। शनि की दशा ना 15 से 30 साल की उम्र में मिलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये दशा आपको मिल जाती है, तो आप माने या ना माने, आपने जो सीखा है ना
वो किसी इंसान को सीखने में बहुत समय लग जाएगा। और जो जैसे बच्चों की आजकल शनि की दशा चलती है, मतलब पैदा हुआ है बच्चा शनि की दशा में हुआ है, तो फिर उसका अभी 10 साल तक शनि की दशा ही चल रही है, तो उसमें क्या प्रभाव होगा एक छोटे बच्चे पे? देखिए 12 साल तक के बच्चे के ऊपर तो कुंडली प्रभाव नहीं करती है। अच्छा, ओके। सबसे पहले तो यही चीज है। अगर कोई प्रभाव करना भी है तो वो उसके माता पिता के ऊपर करेगा, उसके ऊपर नहीं। अच्छा, क्योंकि बच्चे का मोह किससे है? माता पिता। अगर बच्चे को दुख होगा तो दुख किसे होगा? माता पिता को। तो इसलिए बच्चे की कुंडली देखना या बच्चे की दशा को देखना वो इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता। आप 12 साल तक तो कुंडली देखिए ना, ठीक है, उसके बाद ही एक्चुअल दशा काम करेगी। 12 साल के बाद एक्चुअली में बच्चे की दशा मैटर करती है। लेकिन अब इस पर ये भी एक सवाल उठ सकता है, क्योंकि बहुत से लोग कुछ ना कुछ सवाल उठा लेते हैं कि जी उसकी कुंडली में ही पहले लिखा था कि ये 12 साल तक जी नहीं पाएगा। हाँ, एग्जैक्टली, है ना, ये सवाल उठ सकता है। तो मैं इसका ये जवाब देना चाहूंगा जो मैंने पहले कहा कि हमें या किसी को भी हक नहीं है किसी के जीवन के ऊपर प्रिडिक्ट करने का कि वो कब तक जिएगा। अगर आपको कुंडली में दिख भी गया है, आपने देख लिया कि मेरे पंचम भाव का स्वामी कहीं ना कहीं दूर स्थान में जाकर बैठा है, कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में अगर पंचम भाव का स्वामी अच्छा नहीं है तो आपके संतान को दुख होगा कहीं ना कहीं। आपने देख भी लिया तो भी आप उन्हें कम से कम अच्छा ही बताएं। बच्चे की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, तो कोई बात नहीं, चलने दीजिए, वो माँ बाप अपने आप हैंडल करेंगे उसको। आप मत कुछ करिए उसमें। हाँ, बस वही होता है कि कई बार होता है ना, मेरे पास ऐसे कई क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं हमारे बच्चे पे तो शनि की दशा चल रही है, कोई प्रभाव तो नहीं होगा, ये मतलब वही ना, शनि से डरना, राहु से डरना, केतु से डरना, तो वो उस तरीके का उनको टेंशन बढ़ जाती है, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा हमारे बच्चे के ऊपर। तो ये अच्छी चीज बताई कि 12 साल तक चल रहा हो, उसके बाद अपने बच्चे पे ध्यान दो इन टर्म्स ऑफ। 12 साल तक तो बच्चा एक तरह से माता पिता के सानिध्य में रहता है। बिल्कुल, माता पिता ही उसके कर्मों को देखते हैं और माता पिता के कर्म का फल ही बच्चों को मिलता है। अच्छा, 12 साल तक आपके जो कर्म है वो आपके बच्चे भोग रहे हैं। अगर उसको कुछ दुख हो रहा है तो इट मींस आपके कर्मों में गलती है। एग्जैक्टली। अगर शनि की दशा भी चल रही है बच्चे की, तो शनि तो टीचर है, वो किसको टीच करने आए हैं? बच्चे को थोड़ी टीच करने आए, वो तो माँ बाप को टीच करने आए हैं। ओके, इस बच्चे के थ्रू मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। अगर आज बच्चा बीमार है, बच्चा पीड़ा में है, बच्चे के एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम्हें अपने कर्म पर ध्यान देना होगा। मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ, पुराने लोग बहुत से कुछ बातें बताते थे कि ये बच्चा बोलते हैं ना कि अपशगुन बोलते थे, कुछ बच्चा इतना लकी नहीं है माता पिता के लिए, बच्चे पिता पर भारी है, माता पर भारी है, ऐसा कुछ बोलते थे। तो क्या किसी का जन्म होना क्या आपके कर्मों पे भारी हो सकता है? अगर वो भारी भी है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल बच्चे के पैदा होने के बाद आपके जीवन में कुछ नेगेटिव घट गया, तो वो आपके कर्म ही तो हैं। Exactly. आपके अपने कर्म ही तो सामने आए हैं। इसलिए आप किसी सामने वाले इंसान को बोलें कि नहीं आपकी वजह से मेरा नुकसान हुआ, आप अपने स्पाउस को बोल रहे हैं आपकी वजह से मेरा बिजनेस में घाटा हो गया। Exactly. आप अपने पिता को बोल रहे हैं आपके ना कहने की वजह से आज मैं सक्सेस नहीं हो पाया। दूसरे के ऊपर आप लांछन डालने से पहले अपने कर्म को साफ कीजिए। बच्चों की कुंडली मत देखिए 12 साल तक, माता पिता को अपने कर्म पे ध्यान देना। अगर बच्चों की शनि की दशा चल रही है, सिर्फ शनि प्लैनेट के लिए बता रहा हूँ, शनि की दशा चल रही है तो आपको अपने कर्मों के ऊपर काम करना होगा। आपको अपने कर्म पे काम करना है, आपको देखना है कि आपको बच्चों को कैसी परवरिश देनी है। सैटर्न आपको ये सिखाने आए हैं कि बच्चों को किस तरह से परवरिश देनी है आपको। वेरी नाइस। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और मैंने ये भी सुना है कि बच्चों जो माँ बाप कर्म करते हैं, जो कोई रेमेडी करते हैं, तो 10 साल तक तो वो बच्चे को ही लगती है। जैसे बच्चे के ऊपर सूर्य को जल देना है तो माता दे रही है, तो बच्चे को लगता है ना। नाइस। तो सर अब मुझे आप ये बताइए, जैसे अब हमारा एक इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर बड़ी लोग प्रेडिक्शंस करते हैं कि 2026 में वॉर हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन बोलते हैं दोबारा से वो पैदा हुई है, तो रियलिटी में ये अब हो सकता है वॉर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का? काफी एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्ट किया है ये चीज। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक पैटर्न घटित हो चुका है, वॉर हो चुकी है, अभी छोटी सी हुई थी अभी जब मंगल की दशा चल रही है भारत की। वृषभ लगन का चार्ट है मंगल का, भारत का वृषभ लगन का चार्ट है, मंगल दूसरे भाव के अंदर है। एक्चुअली में इंडिया के चार्ट के अंदर ना तीसरे भाव में काफी प्लैनेट्स बैठे हैं, थर्ड हाउस के अंदर। तो हमारा ना
जो संबंध है ना, या जो हमारे विचार हैं, जो मेल नहीं खाते ना, हमारे अपने नेबर से ही नहीं खाते। पड़ोसियों से। थर्ड हाउस कुंडली में हमारे नेबर्स हैं। एग्जैक्टली। अगर भारत देश की कुंडली देखा जाए तो थर्ड हाउस हमारे नेबर्स होंगे। ठीक है, तो ज्यादातर जब मंगल की दशा जब तक चल रही है, ये छोटे मोटे आपको चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन एक वॉर जैसी क्राइसिस, वो बड़ा चीज नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि थर्ड हाउस में इंडिया के चार्ट के अंदर सैटर्न बैठा है। सैटर्न और वृषभ लगन की कुंडली के अंदर सैटर्न राजयोग कारक होता है। सैटर्न थर्ड हाउस में है ना, आपके छोटे मोटे चलते रहेंगे, कई ये थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा पॉलिसीज में चेंज हो गया, थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर देख लिया आपने इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से थोड़ा सा कुछ देख लिया, लेकिन एक वॉर हो जाना वो नहीं होगा इस साल, तो बिल्कुल नहीं होगा। और काफी एस्ट्रोलॉजर्स ने इस चीज के लिए प्रेडिक्ट किया हुआ है। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि हर इंसान अपने हिसाब से पढ़ता बिल्कुल है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। जितना मेरी समझ है, जितना मैं जानता हूँ, मैं अपनी समझ के अनुसार बता सकता हूँ। एग्जैक्टली। ऐसा इस 6 महीने के अंदर तो घटित नहीं होगा। ठीक है। इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से आप दोनों देश के बीच में कुछ ऐसी चीज दिखेंगे। 6 महीने तो लगभग जा ही चुके हैं 2026 के। सो अब काफी लोगों की लाइफ में अप डाउन आए हैं, स्ट्रगल भी दिखे कई राशियों ने। तो आपको लगता है कि ये जो आने वाला 6 महीने हैं टिल दिसंबर, कौन सी ऐसी राशियां हैं जो इस साल थोड़ा अच्छा सक्सेसफुल होंगी, या उनकी सिचुएशन काफी बेटर होगी जो उन्होंने पहले स्ट्रगल देखा है, और कौन सी ऐसी राशियां हैं जो थोड़ा अभी भी स्ट्रगल में रहेंगी? उसमें तो मुझे लग रहा है जो स्ट्रगल वाली नहीं, पहले मैं आपको अच्छी वाली बताया था। हाँ ठीक है, पहले अच्छी वाली बताते हैं। तो जिन लोगों के लिए 6 महीने बहुत अच्छे जाने वाले हैं, एक तो मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि और धनु राशि। द रीजन इज, मेष राशि के अंदर 4th हाउस के अंदर जुपिटर एक्सॉल्टेड होने जा रहे हैं। मिथुन राशि के अंदर, या आप इसको लगन चार्ट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि चंद्र राशि के अनुसार देखें लगन के अनुसार। तो मैं लगन के अनुसार बताऊंगा कि आपका लगन क्या है। लगन के अनुसार मेष लगन के अंदर 4th हाउस में जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रहे हैं, अच्छा है आपके लिए। मिथुन लगन के अंदर 2nd हाउस के अंदर जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रहे हैं, आपके धन के लिए बहुत अच्छा है। आपके सिंह लगन के अंदर 12th हाउस के अंदर जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रहे हैं, आपके खर्च या फॉरेन ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वहीं पर धनु लगन के अंदर 8th हाउस के अंदर जो जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रहे हैं, यहाँ पर ये लोग अपने आप को समझेंगे। अच्छा। इनको समझ में आएगा एक्चुअली में जो ये चीज करना चाहते हैं ना, रिसर्च या फॉरेन जाना चाहते हैं। मैं बोलता हूँ कि अगर आपको 8th हाउस की दशा हो, या आपका लगन लॉर्ड 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहा हो, तो ये सबसे अच्छा समय होता है, आपको अपने आप से मिलवाता है ये, क्योंकि अष्टम भाव एकांत का है। तो धनु लगन के लिए ना ये जो 6 महीने है ना, अपने आप से मिलने का समय। आप अपनी पावर को समझ सकते हो कि आप क्या कर सकते हो, आप अपनी एजुकेशन को समझेंगे, आप अपने घर के माहौल को समझेंगे। तो ये जो 4 राशि है ना, एरीज, जेमिनी, लियो एंड सजिटेरियस, इन 4 राशियों के ऊपर बहुत 6 महीने अच्छे जाएंगे। जून से लेकर जनवरी तक आप ये लगा सकते हैं। ओह नाइस। और कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके लिए थोड़ा भी स्ट्रगलिंग पीरियड है? स्ट्रगलिंग पीरियड रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसर साइन। Okay. The reason is because 6th lord is getting exalted in the lagna, ठीक है, एंड वर्गो के लिए, ठीक है, एंड स्कॉर्पियो के लिए, एंड कैप्रिकॉर्न के लिए। इन 4 राशियों को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि बदलाव ही जीवन का नियम है। मतलब जो जीवन में बदल रहा है वो आपको कुछ सिखा रहा है, और जो वो सीखना है वो आपके एक्सपीरियंस में काम आएगा, क्योंकि आपके लिए जुपिटर जहां जहां एक्सॉल्टेड हो रहे हैं ना, वो आपको वहां पर सिखा कर जाएंगे। आपके लिए लगन में एक्सॉल्टेड है, कैंसर के लिए 6th लॉर्ड लगन में, स्ट्रगल आने वाला है कहीं ना कहीं, सीधी सी बात। लेकिन स्ट्रगल भी आ रहा है तो भाग्य भी साथ दे रहा है। हाँ। स्ट्रगल मिलेगा लेकिन भाग्य भी साथ देगा। एग्जैक्टली। और कन्या लगन के लिए उनके 4th लॉर्ड जो एक्सॉल्टेड हो रहे हैं 11th हाउस के अंदर, कृषणाया भाव में जाके एक्सॉल्टेड हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो घर से थोड़ा सा आपको दूर हो सकते हैं, माता से थोड़ा सा दूर हो सकते हैं, घर का जो वातावरण है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक देखने को मिल सकता है। लेकिन यही डोमेस्टिक लाइफ आपको बहुत कुछ सिखाएगी, यही डोमेस्टिक लाइफ आपके सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ाएगी। आप जब कंफर्ट के पीछे भागेंगे अपनी लाइफ में, तो अपने सोर्स ऑफ अर्निंग को बढ़ाएंगे 11th हाउस से। तो कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न, इनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड रहेगा,
लेकिन ये पीरियड आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है। सर हमारा सावन आने वाला है, तो लोगों के लिए लव लाइफ अच्छी हो, उनका वेल्थ बढ़े, उनका करियर अच्छा चले, तो ऐसी क्या महादेव की कृपा उनके ऊपर बरस जाए, एक रेमेडी अगर आप बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सावन शिव जी को कहा जाता है कि सावन आया तो शिव जी खुश हैं, कहीं ना कहीं कहा गया ऐसा। लेकिन ये भी याद रखिए कि जिनकी आप पूजा कर रहे हैं उनके पास कौन रहते हैं। उनके गले पे सांप, कार्तिकेय के पास मोर, गणेश जी के पास चूहा कहा गया है, ठीक है, जो उनकी सवारी हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, आप भले ही आप शिव जी पर दूध चढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा कर्म है, ये हमारे सनातन धर्म की कहीं ना कहीं जड़ है जो हम उन्हें फॉलो करना चाहिए। अपने धर्म को फॉलो करते हुए हमें मानवता का भी ध्यान रखना है कि जब सावन आता है तो धरती के अंदर पानी जाता है, धरती माँ पानी को खींचती है, तो जब पानी धरती के अंदर जाता है तो वहाँ से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, अलग अलग चीज़ें बाहर निकल कर आते हैं, तो उनको मारे नहीं। आपने भले ही शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाया, लेकिन आपने जो जानवर अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकला उसको मार दिया, वहां पर थोड़ा सा आपने कर्म गलत कर दिया। तो जितना हो सके सावन के अंदर सांपों को ना ही मारे। और हमारे पूर्वज भी यही कहते थे कि सावन में अगर आपने सांप को मारा तो समझ लो कोई नहीं बचा सकता आपको। मेरी दादी ने बहुत सांप मारे हैं, तो उनका क्या होगा? पर क्या पता उन्होंने अपनी जान के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो हमें अपने शरीर को बचाना है। Exactly. अगर आप आपके घर के अंदर ही आ गए तो आप, कई बार इंसान डर से मार देता है। हाँ। लेकिन अगर कोई बड़ा है घर पे तो कोशिश कीजिए उसे आप फोन करके बुला लीजिए या किसी को मदद के थ्रू उसको निकाल दीजिए। मारना अंततः आपके पास विकल्प होना चाहिए कि अंत में आपको मारना पड़े, लेकिन जितना हो सके बचाइए। सावन में मैं कहूँगा ये सबसे अच्छी रेमेडी कि आपने किसी जानवर को नहीं मारा। शिव जी पर आप दूध चढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, यही हमारा धर्म है, यही सनातन धर्म की खासियत भी है कि जिसका मोल बहुत ज्यादा करती है दुनिया, हम लोग हिंदू, तो उसको अपने प्रभु पर चढ़ा देते हैं। आप करें, लेकिन जानवरों का ध्यान रखें। उस समय सांप केतु को दिखाता है, और अगर आपने केतु को डिस्ट्रॉय किया तो फिर आप समझ सकते हैं कि केतु तो जड़ से ही खत्म कर देता है चीज को। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे मेरा अपना घर है, आई एम फ्रॉम हिमाचल बेसिकली। वहाँ पे पहाड़ों पे ना, मतलब मेरे घर पे ये है, मतलब हर दूसरे या तीसरे सावन में मेरे घर पे सांप निकलना ही है, ये एक साइंटिफिक ट्रुथ है। एक बार तो आप मानोगे, शिवजी जी की मूर्ति के नीचे वो जो सांप के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो 15-20 शिवजी के, तो वो निकाले, मेरी मम्मा ने उनको निकाल के तो बाहर फेंक दिया। आई डोंट नो उनका क्या हुआ क्या नहीं, पर जब जब हमारे घर पे सांप आया, मेरी मम्मी को हमेशा वो मतलब दिखा है, मम्मा पैर रखने से उस पर चढ़ते चढ़ते बच गए, और वो सावन में ही होता है। पर ऑल दो आस पड़ोस के लोग बोलते हैं कि उसको मार दो, तो ये कहीं नेगेटिव साइन तो नहीं है? नहीं, क्योंकि चंद्रमा श्लेषा नक्षत्र के अंदर है, माता का कारक है, तो इट मीन्स आपकी माता का सांपों से एक घनिष्ठ संबंध है। कैंसर साइन में चंद्रमा है, कैंसर साइन माता को दिखाता है, चंद्रमा माता को दिखाता है, अश्लेषा नक्षत्र सांपों को दिखाता है, ठीक है ना, मरकरी का नक्षत्र है। तो आपकी माता का सांपों के साथ एक घनिष्ठ संबंध रहेगा कि कहीं ना बोल सकते पूर्व जन्मों में कुछ रहा होगा कर्म का लेखा जोखा, जो इस जन्म में पूरा हो रहा है, इसलिए वो उनसे लेने आते हैं और लेके चले जाते हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि आपकी माता ने शायद कभी सांप को नहीं मारा। नहीं, उन्होंने कभी नहीं मारा हो। नहीं। और यही सबसे अच्छी रेमेडी है। अगर अश्लेषा में जन्म है किसी का भी, सांपों को कभी मारना नहीं चाहिए। अभी जैसे लियो में केतु है, तो जो भी लियो, एरीज, सजिटेरियस होंगे, उनको अभी जब सूर्य एक्सोल्टेड हुए तो घर में सांप जरूर देखने को मिला होगा। अब ये बात अब आप सोचेंगे कि कैसा मैंने क्यों बोला है। बिल्कुल नाइस सर। सर एक हम क्विक रैपिड फायर राउंड करेंगे, आपको फटाफट से आंसर देना है, ठीक है, जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी सर, ठीक है। लास्ट ईयर बहुत से डिवोर्स हुए हैं, आपको क्या लगता है इस साल डिवोर्सेस किस तरीके से रहने वाले हैं? इस साल डिवोर्सेस के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं पार्टनर एक दूसरे के साथ अपना कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग करेंगे, बिकॉज सैटर्न इज ट्रांजिटिंग इन द रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र मरकरी का नक्षत्र है, कहीं ना कहीं आपको ये दिखाता है रिश्तों के अंदर आप एक कम्युनिकेशन को बिल्ड कर पाएंगे, तो अब डिवोर्स थोड़े से कम होंगे और आपको कम्युनिकेशन पार्टनर के अंदर अच्छे होते नजर आएंगे। कोई एक ऐसी राशि जो इस साल के एंड में 2026 के एंड में बहुत सक्सेसफुल होने वाली है? एरीज, मेष राशि। अरे वाह, लगी तब तो फिर अच्छी खासी। 2026 के सावन में इस बार स्पेशल क्या है? 2026 के सावन में इस समय सबसे ज्यादा स्पेशल ये, एक तो सैटर्न जलीय राशि के अंदर है, ऊपर से जुपिटर भी जलीय राशि में आने वाले हैं।
दो ऐसे प्लैनेट जो आपकी कुंडली को बहुत ज्यादा चलाते हैं वो जलीय राशि के अंदर है। इस समय सावन आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देगा और सावन इस बार होगा भी बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा। काफी होगा। Nice. आपको काफी रेन देखने को मिलेगी। गर्मी भी बहुत पड़ रही है एक तो। राहु और केतु जिंदगी खराब कर देते हैं, कितनी सच्चाई है इस चीज में? बिल्कुल गलत है। ये दोनों आपको सिखाते हैं, वो आप सीखना नहीं चाहते, वो आपकी गलती है। शनिदेव को खुश करने के लिए कोई एक रेमेडी? जितना हो सके आप लेबर क्लास लोगों की मदद करिए, क्योंकि और अपने पिता या माता के पैरों पर तेल लगाइए। पिता या माता के पैरों का आशीर्वाद हमेशा लेके चलिए। रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग रेमेडी? प्रेम का संबंध श्री कृष्ण जी और राधा जी से है। जितना हो सके आप श्री कृष्ण राधा जी की पूजा करेंगे उतना आपका प्रेम संबंध अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए। आई वॉन्ट लास्ट में जाते हुए एक बार कोई आप ऑडियंस को कोई गाइडेंस देना चाहें तो प्लीज। मैं आप सबको ये गाइडेंस देना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी आपको एक गाइडेंस दे सकती है। एस्ट्रोलॉजी आपको रास्ता दिखा सकती है। आपके कर्म निर्धारित करेंगे कि आपको उस रास्ते पर चलना है या नहीं। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, आप किसी के पास भी जाते हैं, वो आपको कोई रेमेडी बताते हैं या कुछ भी आपको बताया जाता है, तो आपके पास अपनी मनस, अपना बुद्धि, अपनी चेतना है कि क्या मुझे ये करना चाहिए। अगर आपकी चेतना आपको कहती है कि मुझे ये करना चाहिए तो आप अवश्य कीजिए। लेकिन अगर आपकी चेतना नहीं कहती कि मुझे ये नहीं करना चाहिए तो आप उस चीज़ को कभी ना कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जितनी आप अपने इंट्यूशन पावर के अकॉर्डिंग चलेंगे, जितना आपकी चेतना काम करेगी, तो हो सकता है कि आपका चार्ट आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। जितना आप अपने चार्ट को समझ सकते हो उतना कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं समझ सकता, मैं भी नहीं समझ सकता। आप अपने चार्ट को अगर देखकर समझते हैं, मैं चाहता हूं कि हर कोई एस्ट्रोलॉजी को सीखे। जितना आप एस्ट्रोलॉजी को सीखेंगे, हो सकता है कि सब डॉक्टर नहीं बन सकते, सब एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते, लेकिन सबको पता है कि सर दर्द या बुखार में पैरासीटामोल लेनी होती है। इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी कम से कम इतनी तो आए, हमें थोड़ा तो पता हो कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें ये करना चाहिए। यही गाइडेंस मेरी सबके लिए रहेगी और हो सके तो आप सब सीखिए। जय श्री राम।